We'll talk about contraceptive. Contraceptive यानी कि क्या? Any device that can prevent conception. Contraceptive की अगर हम बात करते हैं, there are two methods mainly, natural और artificial. Artificial could be permanent or temporary. Temporary means short-lived. Permanent means they are not reversible. Though we can reverse them, but it needs lots of operative intervention. So let's start with the artificial methods. So what are the methods? क्या क्या हो सकते हैं? They can be hormonal or the steroidal contraceptives like our oral contraceptive pills, or they can be mechanical like IUCDs, Copati or Mirena, and they can be barren method like condom, which can be a female condom and a male condom. How do we decide our contraceptive? क्या क्राइटेरिया होगा कॉन्ट्रासेप्टिव का? Our contraceptive should be safe, effective, cheap, with no side effects, ease of administration, no supervision required, and it should be easily reversible with least failure rate. So whenever we look at any contraceptive, we look at all these features and we decide what is to be used. First discuss about the steroidal contraceptive. Steroidal contraceptive can be oral or they can be injectable. मुंह से भी ले सकते हैं और इंजेक्शंस भी लगवा सकते हैं, और they can be IUCDs also which are medicated like our Mirena. So let's start with oral contraceptive. Oral contraceptive क्या है? What is it? Oral contraceptive में दो हमारे हार्मोन्स हैं. अगर आपको menstrual cycle पता है, if you know about the menstrual cycle, what is there? Follicular phase, ovulation, luteal phase. Guided hormones are estrogen and progesterone. In between क्या होता है? LH का सर्ज होता है, ओव्यूलेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है. तो अब क्या करें हम? What will we do? We want to stop this ovulation. So these are the pills which we have made. If you know, बच्चों अगर आपको मालूम होगा कि हमारे सिस्टम में पिट्यूटरी से, हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन्स, हमारे जो रिलीजिंग हार्मोन्स हमें मिलते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, द फोकस इज ऑन ओवरीज. अगर ओवरीज से हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एक्सेस में होते हैं, नेगेटिव फीडबैक जाता है पिट्यूटरी को एंड द रिलीज स्टॉप्स, ओव्यूलेशन स्टॉप्स. तो इसकी कहानी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की है, क्यों लेते हैं हम इसे? हम इसे इसलिए लेना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो. तो प्रेगनेंसी किसका रिजल्ट है? प्रेगनेंसी यदि एक प्रेम कहानी का रिजल्ट है तो हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव अपनी कहानी खुद बयां करते हैं एंड इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर. अब हमें क्या करना है? व्हाट इज़ नीडेड फॉर अ प्रेगनेंसी? यू नीड अ स्पर्म, यू नीड एन एग एंड अ प्लेस फॉर प्रेगनेंसी टू हैपन. तो क्या करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव? वेरी इजी. फर्स्ट इज एग मस्ट रिलीज. अगर एक प्रेम कहानी है, एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी और उनकी मिलन होगा और उसके आगे वो रहेंगे घर में और परिवार को बढ़ाएंगे. लेकिन अब क्या होगा? यदि हीरोइन हो ना हो तो वो निकल ना पाए घर से ही अपने, और घर से यदि निकल भी जाए तो अपने आशिक से मिल ना पाए, और यदि मिल भी ले तो एवरीबडी इज़ नॉट लकी टू हैव अ शेल्टर होम. तो कोई उन्हें घर ही ना मिले. तो ये सारा मैकेनिज्म अपने आप समझ में आएगा. तो पहला क्या होगा कि एग, यानी कि ओवरी से एग ही रिलीज़ ना हो. और एग रिलीज़ कब नहीं होगा? जब हम LH सर्ज को रोक पाएंगे. तो हमारा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हमारे इस ओरल पिल में रहता है वो इस सर्ज को रोकता है. हम बाहर से एडिशनल जब भी ईस्ट्रोजन देते हैं, प्रोजेस्टेरोन देते हैं, हमारी बॉडी को एक मैसेज मिलता है दैट वी हैव एक्सेस ऑफ हार्मोन, सो नाउ स्टॉप प्रोड्यूसिंग. सो नेगेटिव रिबाउंड जब जाता है हमारी पिट्यूटरी पे, इट स्टॉप्स रिलीजिंग हार्मोन्स एंड देर इज नो सर्ज. सो फर्स्ट इज ओव्यूलेशन मे नॉट हैपन. दिस इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, दैट साइकिल्स आर एनओव्यूलेटरी. सेकेंड, अब एग तो रिलीज हो गया. अगर एग रिलीज हो गया तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट फंक्शन? एग जाएगा, हीरोइन को जाना है अपने हीरो के पास इस रास्ते से. दिस इज द पैसेज, दिस इज द फेलोपियन ट्यूब, दिस आर द ट्यूब, दिस इज द यूट्रस. अब कुछ यहाँ पे यदि अड़चन हो जाती है, मीन्स द फेलोपियन ट्यूब इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, इट फेल्स टू पिक अप द एग, तो वो वहाँ जाएगा ही नहीं. आपने ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया, आपने उसकी गाड़ी की चाबी छीन ली,
वो जा ही नहीं पाएगी. सो एग विल बी वेयर इट वॉज, इट विल नॉट गो टू फेलोपियन ट्यूब. अब यहाँ से आपके स्पर्म महाशय आ रहे हैं, अंदर जाना है उन्हें, यहाँ पे आना है, हीरोइन से मिलना है, लेकिन यहाँ पे रास्ते में गेट पे ताला लग गया है, सर्वाइकल म्यूकस थिक हो गया है, सो द स्पर्म्स मे नॉट एंटर. भूल जाए अब हम. इफ ऑल थ्री आर नॉट वर्किंग, द एग हैज रिलीज्ड, इट हैज ट्रांसपोर्टेड समहाउ, द स्पर्म हैज एंटर्ड, it has penetrated the cervical mucus, and now the fertilization is happening. So what next? If the fertilization happens, then what next? The zygote is formed, it has to implant. लेकिन अब उनके पास रहने की जगह ही नहीं है, हीरो हीरोइन कहाँ रहेंगे? So there is no place to implant. So next function of oral contraceptive pill is poor implantation. Charm mechanism of action is egg may not release, which is the commonest, that is anovulation. Second is the poor tubal motility. So more chances of ectopic can be there theoretically, but it is not there. Then third is that there may be poor implantation here. Fourth is cervical mucus may be bad. So these are four mechanism of action of oral contraceptive pills, that is combination pills, which has estrogen and progesterone. And the newer pills have very very low estrogen, 0.03 माइक्रो. सो पहले जो अर्लियर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनी थी उसमें ईस्ट्रोजन का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा था, ऑलमोस्ट 150 मिलीग्राम. लेकिन अब जो पिल्स हैं, लो डोज पिल्स हैं, 0.03 मिलीग्राम ईस्ट्रोजन है. ईस्ट्रोजन के कुछ साइड इफेक्ट्स, कुछ कंट्रा इंडिकेशंस भी हैं जो आपको जानने हैं. पेशेंट को गॉल ब्लैडर डिजीज़ है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, हम इसको नहीं दे सकते. पेशेंट को थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज है, बिकॉज ईस्ट्रोजन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, इसे हमें नहीं देना है. माइग्रेन वाले पेशेंट्स हैं, या फिर पेशेंट्स को एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, जहाँ पे स्मोकर्स और एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट वाले पेशेंट्स को ये नहीं लेना है. पेशेंट्स में रिस्क है, ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट हैं, तो फिर हम दें किसे, फ़ायदा किसको होगा? सो लेट अस सी द बेनिफिट्स. व्हाट आर द बेनिफिट्स? बहुत सारे फ़ायदे हैं, और बेनिफिट्स को आप अदर बेनिफिट्स जो इसके हैं उसको बेनिफिट के निमोनिक से ही हम आगे लेके जाएंगे. बेनिफिट्स, सो बेनिफिट स्टार्ट्स विद बी. कुछ बेनाइन डिजीज़ है लाइक पीसीओडी. पीसीओडी में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का बहुत ही अच्छा रोल है. हमारी जो गर्ल्स हैं एमेनोरिक होती हैं, और उनको रीएश्योर करने के लिए हम शॉर्ट टर्म देते हैं. बहुत लंबे समय तक ओरल पिल्स को नहीं देना होता गर्ल्स में, बिकॉज एनीथिंग एस्ट्रोजन जो हम दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा हार्म भी करता है. बट जस्ट टू रीएश्योर अ गर्ल विद एमेनोरिया दैट एवरीथिंग इज फाइन, वी डू गिव हर ओसी पिल्स. देन एंडोमेट्रियोसिस के लिए तो और ड्रग्स हैं, बट ओरल पिल्स ऑल्सो मेक अ चॉइस, क्योंकि इससे एनोवुलेटरी साइकिल्स हो जाती हैं, ब्लीडिंग कम होती है, तो पेन पेशेंट को कम होता है, एंड इट डज हेल्प इन एंडोमेट्रियोसिस. देन वी गो फॉर बेनिफिट लाइक एन इज न्यूप्लेजिया. सर्टेन न्यूप्लेजिया कुछ कम हो जाएंगे, कुछ बढ़ जाएंगे. एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का रिस्क कम हो जाएगा, तो सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा. तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ सकता है, बिकॉज वी आर ऑल्टरिंग द एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी, and implantation may not happen in the endometrium. And if the fertilization happened by any chance, then the chances of ectopic will be more. Otherwise oral pill से ectopic के chances in comparison to IUCDs वो कम होते हैं. Then risk of fibroids reduce because low dose estrogen है. estrogen actually size increase करता है फाइब्रोइड का, but जो हम उसी pills ले रहे हैं उनमें size एस्ट्रोजन का अमाउंट इतना मिनिमल है कि इसको रेगुलर लेने से साइज भी रिड्यूस होता है, ऐसा कुछ स्टडीज़ में अब आ गया है. एनीमिया कम हो जाता है, क्योंकि हम जब ओरल पिल्स देते हैं इसके साथ हम टैबलेट्स देते हैं जो कि आयरन की टैबलेट होती हैं 7 डेज़ के लिए. सो व्हेन वी आर गिविंग इट फॉर 21 डेज विद कमर्शियल प्रिपरेशंस, वी ऑल गिव 7 डेज ऑफ आयरन टैबलेट्स ऑल्सो. तो हम लोग 28 डेज़ की टैबलेट देते हैं, वो इसमें नहीं है. दूसरी टैबलेट से भी आप देखेंगे तो 21 डेज पेशेंट इस टैबलेट को लेती है, और फिर वो 7 डेज वो आयरन टैबलेट कंटिन्यू रखती है ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे. उस 7 डेज के दौरान ही उसे ब्लीडिंग हो जाती है. कब लेना है, कैसे लेना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी. तो जब हम आयरन टैबलेट ले रहे हैं और ब्लीडिंग भी कम हो रही है, तो रिस्क ऑफ एनीमिया जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है. इसके अलावा प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, जो टी से आप टेंशन से याद रखते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स कम हो जाते हैं, और उसको
अदर जो स्केलेटल मसल डिजीज है ऑस्टियोपोरोसिस, एस्ट्रोजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बोन्स। अगर हम मेनोपॉज की जब बात करेंगे आपको बताएंगे कि एस्ट्रोजन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हमारी जो बोन्स है उनका कैल्शियम मोबिलाइज होने लग जाता है। सो ओसी पिल्स हेल्प इन ऑस्टियोपोरोसिस ऑल्सो। ब्रेस्ट फीडिंग इज अनदर कंट्राइंडिकेशन वेयर वी कैन नॉट गिव ओरल पिल्स। तो क्या करते हैं उसमें, तो मैं अब आपको दिखा देती हूँ ऑल द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दैट वी हैव। ये ओवरऑल एल है, और अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो माला डी और माला एन के नाम से हमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मिलती हैं। 21 डेज हम टैबलेट लेते हैं, उसके 7 डेज में आयरन लेते हैं। सो कब स्टार्ट करना है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव? वी स्टार्ट फ्रॉम 3rd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड वी कंटिन्यू इट फॉर 21 डेज। सो कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन विल प्रिवेंट एलएच सर्ज। 3rd to 5th डे एनी डे वी कैन स्टार्ट, उससे लेट हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, नाउ देयर इज गुड न्यूज़ फॉर देम दैट वी हैव डिजोजेस्टिल प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल और मिनी पिल। दिस इज़ वेरी वेरी सेफ। ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन पे असर नहीं पड़ता है, बेबी को कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आते हैं, एंड दिस इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, ऑल बोथ द पिल्स हैव टू बी स्टार्टेड ऑन डे 2 और डे 3। एक दिन अगर पिल मिस हो जाए तो अगले दिन क्या करना है? अगर 1 डे इफ यू मिस द पिल, नेक्स्ट डे यू कैन टेक 2 पिल्स। 2 दिन अगर आपने पिल मिस किया, चांसेस आर दैट यू विल नीड ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सेम वे 2 ओसी पिल एक साथ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का भी काम करती हैं, बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में वन शुड नॉट गो फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज दिस इज डिटीरियोरेटिंग योर साइकिल। सबकी अपनी अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, सबकी अपनी रिदम होती है। ओरल पिल्स जब ली जाती हैं, इट रेगुलराइजेज द साइकिल। किसी की नॉर्मल साइकिल इज फ्रॉम 21 to 30 डेज, यू ऑल नो। किसी की साइकिल 45 डेज है, 60 डेज है, लाइक पीसीओएस पेशेंट और अदर एनोवुलेटरी डिसऑर्डर्स, दिस पिल्स हेल्प टू रेगुलराइज द साइकिल ऑल्सो। डीयूबी में भी ये बहुत हेल्पफुल होती है, वहाँ पे साइकिल को अब ये रेगुलर कर देती हैं। बट परसिस्टेंट एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में हम ओरल पिल्स नहीं देते अनलेस वी डू अ डीएनसी एंड कंफर्म दैट देयर इज नो मैलिग्नेंसी। सो वी हैव combined estrogen progesterone pill which has around 0.03 milligram of estrogen. We have progesterone only pill, mini pill which is for lactating mothers, दूध पिलाने वाली mothers के लिए. Then we have medroxyprogesterone injection. This is very important. गवर्नमेंट सेटअप में ये अंतरा के नाम से अवेलेबल है, 3 months में इसको लगाना होता है। मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन इसके अंदर 150 मिलीग्राम होता है, और हमारे पास ये DMPA के नाम से प्राइवेट सेटअप में भी मिलता है। दिस इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव, स्पेशली पेशेंट्स जिनके पहले सिजेरियन हो रखे हैं 2 या 3, जिनको कॉन्ट्रासेप्टिव की अदर ऑप्शंस नहीं है, और पेशेंट्स विद ऑल द कंट्राइंडिकेशंस ऑफ ओसी पिल्स लाइक हार्ट डिजीज, लैक्टेटिंग मदर और liver abnormal liver function test or migraine, we can use this contraceptive. This will give definitely better results. and कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि ब्लीडिंग कभी कभी ज़्यादा, स्पॉटिंग 2-3 महीने ज़्यादा हो सकती है, बट उसके बाद वो सेटल हो जाती है 1-2 महीने शुरू में, बिकॉज इट इज टू बी रिपीटेड इन 3 months. सो इनिशियल 1 इंजेक्शन व्हेन यू हैव टेकन देयर माइट बी अ प्रॉब्लम, बट ग्रेजुअली वो ठीक हो जाती है, या कभी कभी ब्लीड मेंसेस आते ही नहीं है, बट दिस इंजेक्शन हैज़ टू बी रिपीटेड एट 3 months रिगार्डलेस ऑफ योर साइकिल. देन वी हैव मेरीना. मेरीना में प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है कंटिन्यूसली. इट वर्क्स फॉर 5 years, रिवर्सिबल है. खासकर एल्डरली पेशेंट, जब हम कॉन्ट्रासेप्टिव IUCD की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि एल्डरली पेशेंट्स में इट इज़ नॉट वेरी सेफ बिकॉज थ्रेड रहता है, कॉन्स्टेंट इरिटेशन करता है. उन पेशेंट्स में मेरीना इज़ वेरी इफेक्टिव बिकॉज दिस इज़ अ हार्मोनल पिल. उनके मेंसेस रेगुलर होते हैं, उनके बाकी जो एपिसोड्स हैं DUB के वो कम हो जाते हैं, और ये बहुत ही सेफ और रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव है. कॉपर टी यदि 3 साल तक इफेक्टिव होती है तो मेरीना 5 साल तक इफेक्टिव होती है. Let's talk about the barrier methods. Barrier method will again prevent, if you go by the story, they will prevent the release. Here the hero will be locked. Sperm will not be released to meet the egg. So they are the methods. As we all know that condom is to be applied during sexual intercourse and it prevents the release of sperms. And here there is spermicidal jelly in all the condoms. So any sperm getting entrapped gets killed. So in case there is accidental release of the sperm or the condom gets torn, then there may not be many live sperms, though that is the commonest cause of failure, that during the procedure the condom gets torn off and the sperms are released, and one active sperm is enough for the pregnancy.
So how do we negotiate this? The additional spermicidal jelly can be applied during the act of intercourse, which will prevent against the pregnancy. Barrier methods are easy to use. They prevent against STDs also, and this is the commonest method used when it is out of legal wedlock there is intercourse. And other uses of condom is sometimes the question that is asked in your viva also, that condom can be used for condom catheter, or even in PPH we use it to make the tamponade when we fill up the fluid into the condom and it is put into the uterine cavity and it acts as a tamponade to prevent bleeding. So these are some other uses of condom or the barrier method. Then there are female condoms also. Then there are the local vaginal sponges also, like we have the name today, which is to be inserted 45 minutes before intercourse and it remains effective for next 3 to 4 hours. Only thing is there are more chances of infection and it is little clumsy to use. So these are some of the barrier methods, like male condom, female condom which is now in the market, and the tampons or the sponges and the spermicidal jellies also. But methods are not very effective. Failure rate is definitely more than the oral contraceptive pills, which have 0.1 failure rate. The failure rate for male condom is around 15. It is much more than in comparison to our oral pills, and for female condom it is around 25. We have discussed two important parts, that is barrier method and the oral pills. Now let's go to the IUCDs. IUCD means intrauterine contraceptive devices. What is the function of this device? क्या करेंगे? This is the uterus and how we place. This is the copper T और the multi-load. पहले जो कॉपर टी आती थी उनका ये लूप स्ट्रेट होता था और इस पर कॉपर होता था, लेकिन उससे परफोरेशन ज़्यादा होता था, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थी, ब्लीडिंग ज़्यादा थी, पेन ज़्यादा था, एंड इट हैज़ नाउ बीन मॉडिफाइड. और अब इसके जो प्रॉन्ग्स हैं दे आर ऑन दिस साइड्स. इंसर्शन इज दिस इज द प्लंजर, दिस इज द शीथ. So we have this flange here, and this is the plunger, and this is the outer sheath, and this is the multi-load or the copper T. कॉपर टी के लिए हम करते थे पुश. प्लंजर को हम लोग, दिस इज द यूट्राइन कैविटी जहाँ पे हम स्पेकुलम डालते हैं, सर्विक्स को होल्ड करते हैं और हम इसमें से यूट्रस में ग्रेजुअली जाते हैं. दिस इज हाउ वी गो. वी हैव टू फोकस ऑन दिस लिटिल क्लोजर. सो जब नॉर्मल कॉपर टी आती थी तो हम उसको यहाँ से, वी हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट, कि हम यहाँ से प्लंजर को पुश करते थे. आप देख सकते हैं, इफ यू सी हियर वी यूज्ड टू पुश इट. पुशिंग में क्या है, वी यूज्ड टू लोड द मल्टी लोड एंड एंटर इट. इसमें पूरा कॉपर टी को डाला जाता था, जो कि इसको डालने की ज़रूरत नहीं है. पूरा डाल के और इसका था. और जब हम इसको डालते थे तो हम इसको पुश करते थे, और पुश कर इसको 1 सेंटीमीटर बिलो फंडस. पहले हमने यूट्रस की लेंथ मापा, साउंड को डाला, हमने यूट्रस की लेंथ देख लिया, लेंथ से हमने फ्लैंज को एडजस्ट किया कि हमारा यूट्रस सर्वाइकल लेंथ कितना है, और फिर हम इसको जाते थे 1 सेंटीमीटर शॉर्ट, बिकॉज ये 1 सेंटीमीटर हमारा ऊपर जाता था, उतना हम इसको नाप के उसके नीचे रुकते थे एंड वी यूज्ड टू पुश इट. लेकिन उससे कॉम्प्लिकेशन होता था. कभी कभी अगर आपने सही मेजर नहीं किया या फोर्स ज़्यादा लगाया तो ये सीधा जाके यूट्रस में लगता था और उसको परफोरेट कर देता था. उसको उस ओवरकम करने के लिए फिर दूसरा मेथड आया, दैट वाज द पुल ओवर. वी आर नॉट पुशिंग एनीथिंग बट वी आर जस्ट टचिंग द फंडस, ड्रॉइंग इट, क्योंकि यूट्रस सर्वाइकल लेंथ हमने ले लिया है, हमने फंडस को टच किया है, और अब हमारा, क्योंकि फ्लैंज हमारा बिल्कुल सर्विक्स के ऊपर है, और आउटर शीथ को वी पुल ओवर द प्लंजर. तो हमारा कॉपर टी जहाँ था वहीं की वहीं है, और वहीं पे ये रिलीज हो गया है, और ग्रेजुअली फिर हम इसको हम विड्रॉ कर लेते थे. फर्दर मॉडिफिकेशंस आई हैं, और अब जो हमारी कॉपर टी है, इफ़ यू कैन सी दिस कॉपर टी, दिस डजंट हैव अ प्लंजर ओनली. तो इसमें अभी क्या करते हैं हम, दिस इज़ वेरी सिंपल. हियर देयर इज नो प्लंजर, इसमें कोई भी प्लंजर नहीं है. आपने यूट्रो इसमें, अब इसमें मेजरमेंट्स हैं. एग्जैक्टली आपने अपना यूट्रो सर्वाइकल लेंथ मेजर किया, उसके हिसाब से आपने अपना फ्लैंज को सेटल किया, एंड देन यू जस्ट एंटर.
सर्विक्स आपका डायलेट होना चाहिए, अंदर अच्छे से जाना चाहिए, फोर्स यूज नहीं करनी यदि सर्विक्स डायलेटेड नहीं है. वी कैन यूज द डायलेटर, डायलेट द सर्विक्स, गो टच द फंडस, स्लाइटली विड्रॉ, स्टे देयर एंड ग्रेजुअली पुल इट आउट. सो दिस इज द अनदर ब्यूटीफुल वे. एंड 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ थ्रेड इज कट. फॉलो अप में आप पेशेंट को बताएंगे शी हैज टू see that she can feel this thread after menses. She can wash her hands and she can feel it in between. कभी कभी इंटरकोर्स में थ्रेड प्रॉब्लम करता है, इसको हम थोड़ा सा पीछे रख देते हैं काटने के बाद. 1 या 2 साइकिल्स कभी कभी इरेगुलर होती हैं, उसके बाद ये ठीक हो जाती हैं. इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस आर सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है बिकॉज एनी फॉरेन बॉडी और इंसर्टिंग बॉडी रिटेलिएट्स. देयर कैन बी सीवियर एब्डोमिनल पेन, देयर कैन बी सिंकोपल अटैक और एक्सेस ब्लीडिंग. तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कंसल्ट योर डॉक्टर. अदरवाइज इट इज़ वेरी वेरी सेफ. मल्टी लोड के कुछ ड्रॉबैक्स हैं और कुछ एडवांटेजेस हैं. ड्रॉबैक्स ये हैं कि कभी कभी इसका एक्सपल्शन हो जाता है एंड यू डोंट कम टू नो, और प्रेगनेंसी हो जाती है. कभी कभी मल्टी लोड के साथ भी प्रेगनेंसी हो जाती है. 1 in 1000 मे कंसीव विद कॉपर टी. दिस इज व्हाट वी हैव टू एक्सप्लेन टू पेशेंट दैट फेलियर रेट कैन बी देयर. इफ शी मिसेस द पीरियड विद कॉपर टी, शी मस्ट गो फॉर अ प्रेगनेंसी टेस्ट. चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर मोर विद कॉपर टी. अब आपने यूट्रस को ऑक्यूपाई कर दिया तो कुछ तो, इफ जाइगोट इज नॉट इम्प्लांटिंग, इट मे स्टे इन द ट्यूब्स एंड चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर मोर. एक्शन यदि आप याद करना चाहेंगे कॉपर टी का, तो फिर हम उसी कहानी को लेकर चलते हैं कि जो 1-2 प्रेमी जोड़ों को जिनको कॉन्ट्रासेप्टिव की ज़रूरत पड़ती है, उनकी कहानी में जो ट्विस्ट आता है. कॉपर टी का सबसे बड़ा कारण है कि कॉपर टी को जब हमने यहाँ डाल दिया है यूट्रस में, यहाँ पे सर्टेन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होंगे, हिस्टोसाइड रिलीज होंगे एंड दैट विल बी टॉक्सिक टू स्पर्म्स ऑल्सो एंड द एटमॉस्फेयर इज नॉट कंड्यूसिव फॉर इम्प्लांटेशन ऑल्सो. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन mechanism of action. Secondly, it can alter the tubal motility also. Thirdly, copper tea not only will make the atmosphere hostile, it will produce certain biochemical changes here so that implantation is not there, and it alters the sperm also so that there is no implantation. So ये basic mechanism है copper tea का. copper tea के complications can be many. There can be increased bleeding. copper tea को जितना भी टाइम दिया उसके बाद इसको रिमूव करके इसको चेंज करना ज़रूरी है. 3 years इज़ द यूजुअल टाइम. वी हैव सर्टेन कॉपर टीज, सिल्वर की कॉपर की बजाय सिल्वर भी लेते हैं जो कि 12 साल तक भी काम करती है. लेकिन कोई भी फॉरेन बॉडी जब अंदर रहती है यूट्रस में, देर आर सर्टेन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस. सो इट इज़ मैंडेटरी दैट पेशेंट कम्स फॉर रेगुलर चेकअप once in 3 months. एंड इफ यू फील दैट देर इज, because chances of infection will be now more, there is a thread hanging here, so more infection will be there, more inflammation will be there. There can be menstrual disorders also. So when you are examining the patient, if you feel there is an erosion or there is infection, you need to remove the copper tea. This is copper tea, or this is multi-load, and same way is Mirena. Mirena is a medicated device, more than contraceptive. We use it for DUB in patients who are more than 40 years of age. Here we have again, it has a outer sheath, it has a flange, it has a and the thread here. So here we have already inserted that Mirena in a patient. So what we do, this is again the same procedure. We adjust the length as per the uterocervical length. Here the length is adjusted. Then because the Mirena once loaded cannot be offloaded, so there are the 2 open arms which are now closed with the slider. And here we enter the uterine cavity, and as we cross the internal os just 1 or 2 centimeters above, we take the slider back to open the Mirena, and then we just go and touch it till the fundus, because this is the flange will tell us the uterocervical length. This is the length, and we just leave the multi-load, the Mirena there and come out. Advantages of Mirena are that it is effective for 5 years. It is very good in patients of DUB. And patients with very abnormal bleeding, we have to do a DNC again and to rule out malignancy. And since it is only progesterone, so other contraindications like heart disease or thrombovascular disease, patients can easily have it. And it stays for 5 years. So this is about the IUCDs, the mechanical. We have told about the now the steroidal contraceptives. A word about the permanent methods. We have the vasectomy and the tubectomy. If we talk about the tubectomy, most common is modified Pomeroy's technique. And the most common question asked is, where do you do the tubectomy? Tubectomy is always done at the isthmus. Sometimes we come across the patients from periphery where the doctor has just
ligated the tubes here. So what is the point we have to do at the isthmus? Because at the isthmus the tube length is similar on both sides. It is not in approximation. So if some mishap happens and we have to recanalize the tube, so it is ideal that if the tubes are canalized at isthmus, we can easily recanalize them. Same is the vasectomy, where the vas is taken out and it is dissected and it is ligated. Though they are irreversible, but in some bad circumstances we can recanalize them, but that is an invasive procedure. So now with IVF we get less cases of tubal recanalization because patient likes to go for in vitro fertilization. So this was about the artificial methods. Now we discuss about the natural methods. What about natural methods? Some people are very comfortable with the natural methods of contraception. So what are the natural methods? As you all know, dear students, that the normal menstrual cycle, when we talk of a 30 days menstrual cycle, exactly 14 days after ovulation menses will come, and this is the principle that we follow in a rhythm method. So if patient has got 30-day cycle, that means around day 16 she will ovulate. So how do we identify? Here we take the basal body temperature. Patient has to take her temperature every day in the morning. First thing she does is take basal body temperature. So just one day before the ovulation, temperature goes half degree down, and once the ovulation has happened, the temperature rises by half degree. So there is total difference of 1 degree temperature in the basal body temperature, and that is what is seen on the thermometer, which is regularly using, that there is a rise in temperature and that is the time of ovulation. So 2 or 3 cycles if she monitors, patient will know very well that this is the time of ovulation. That is one method. Secondly, now we have LH kit. So once the LH kit shows that there is rise in LH, exactly 24 hours later there will be ovulation. So that time is to be avoided. Third is the cervical mucus. Around the time of ovulation, most of the girls will notice that there is sudden increase in the cervical mucus. So by large, for the normal cycle, we tell our patients that 16 day is your normal ovulation, and before 10th day hardly ever the ovulation happens, though in exceptional circumstances literature has reported ovulation on day 5 also. So it is usually from day 10 to day 18 is the time when we tell the patient that she has to use abstinence during this period to avoid contraception. Other method is the coitus interruptus, which is not very much favored and not very physiological, where at the peak of coitus the husband withdraws and it releases the sperms outside. So these are 2 methods which are natural method recommended. And during breastfeeding also there is lactational amenorrhea, which is not a must. Patient can conceive because ovulation can happen anytime. So we recommend that during ovulation, during breastfeeding also, patient should use an alternative method of contraception. So this was in brief about the oral contraceptive. Just to recapitulate, that we have oral contraceptive pills which have estrogen and progesterone both, or we have for lactating mothers only progesterone pill, or we have emergency contraceptive pills, and then we have the injections, that is methoxyprogesterone acetate. Implants of progesterone are also available, but they are not currently available in India. Then the patch is also available, but they are just in the experimental stage. Then we have the IUCD, which is hormonal again. So these are the hormonal contraceptive. Then we have the mechanical contraceptives, where we have Copper T, we have Mirena, we have Silver Lily also, where silver is also used as the contraceptive mechanism of action. We know. Then we have the barrier methods again, which are mainly the spermicidal and prevention of sperm entry into the vaginal mucosa, and the natural methods. So this was in brief about the contraceptive methods. Bye.